वेलकम बैक टू रैंकर्स फाउंडेशन। तो पिछले वीडियो में हमने ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जाना था और आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ्स के कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये सिंपल क्वेश्चंस में आज आपको भी बुद्धि लगानी है अपनी, और इससे हमारा दो फायदा होगा। पहला तो हमारा जो भी ग्राफ के बारे में हमने सीखा था वो सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और दूसरी ये कि आपकी जो ग्राफ रीडिंग स्किल है वो भी डेवलप हो जाएगी, वो भी अच्छा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको सेंटर में ये जो ग्राफ दिख रहा है, मैं यहाँ पे एक्सिस का नाम दे दूँ। ये एक्सिस है पोजीशन टाइम। कल तो हमने यही पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। तो बहुत ही सिंपल सवाल से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो प्लॉट है और ये जो है ये इसका हमने नाम दिया A और ये भी दूसरा नाम दिया हमने B। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है A, उसका पोजीशन टाइम के हिसाब से किस तरीके से चेंज हो रहा है, और ये ग्राफ बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है B, वो टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन किस तरीके से बदल रहा है। तो इसी से रिलेटेड हम अब इस ग्राफ को देख करके सिर्फ आपको इस ग्राफ को देखना है और कुछ सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि A और B में दोनों में से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन के ज़्यादा नज़दीक है। आपको बस ग्राफ को देखना और बताना है कौन सा वो ऑब्जेक्ट है A या B जो कि ओरिजिन से नज़दीक है मोशन के स्टार्टिंग में। तो मोशन जब स्टार्ट हुआ यानी टाइम, सबसे पहले वाला टाइम, तो देखते हैं हम लोग कौन है। ये देखिए, ये जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस टाइम से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो B जो है इनिशियली कहाँ था, यहाँ था इसके सामने, और A कहाँ था, यहाँ था। ऑरिजिन कहाँ है, यहाँ है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि ऑरिजिन से ज़्यादा नज़दीक कौन है, ऑरिजिन से ज़्यादा नज़दीक B है। B जो है वो ऑरिजिन से ज़्यादा नज़दीक है। ये रही बातें, ये जो सवाल था ये मोशन के स्टार्टिंग में। जब मोशन ख़त्म हो जाए, मतलब A अपना मोशन पूरा कर ले, B भी अपना मोशन पूरा कर ले, तब दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑरिजिन से ज़्यादा नज़दीक है। देखिए, बस आपको देख के बताना है। तो यहाँ पे फिर से जब टाइम ख़त्म हो जाए यानी यहाँ पे मोशन ख़त्म, यहाँ पे भी मोशन ख़त्म। देखिए पोजीशन इसका कहाँ आया, इसका लगभग यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे। और B का कहाँ आया, लगभग यहाँ पे आया, ठीक है। ये B फाइनली और ये ये A फाइनली। जब मोशन ख़त्म हो गया तो A यहाँ पहुँचा। तो कौन ज़्यादा दूर पहुँचा, कौन ज़्यादा दूर हो गया ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से ज़्यादा दूर तो A हो गया। शुरू में भी A ज़्यादा दूर था और बाद में भी मोशन के एंड में भी A ज़्यादा दूर हो गया, लेकिन B शुरू में नज़दीक था और मोशन के एंड में भी नज़दीक ही रहा, A से नज़दीक रहा। दूसरा सवाल है कि मोशन को पहले किसने स्टार्ट किया, कौन सा ऑब्जेक्ट था जिसने पहले मोशन स्टार्ट कर दिया। दोनों ने एक साथ मोशन तो स्टार्ट किया नहीं है, देखिए आप ध्यान से, और आपको बस देख के बताना है। तो देखिए A ने किस टाइम पे स्टार्ट किया मोशन, टाइम वाले एक्सिस पे जाएंगे अब हम लोग, यहाँ शुरू किया हमने। B ने कहाँ शुरू किया, यहाँ इस पॉइंट से। तो पहले टाइम कौन आएगा, ये आएगा, यानी A ने मोशन जो है वो पहले शुरू कर दिया, जबकि B ने थोड़ी देर कर दी। अच्छा, दूसरा सवाल अब ये है कि किसने मोशन को देर तक कंटिन्यू रखा, कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा देर तक चला। तो देखिए फाइनली जो है A कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, ठीक है, और B कहाँ पहुँचा, B जो है इस टाइम तक चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और A यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कौन ज़्यादा देर तक चला, तो A जो है वो ज़्यादा देर तक चला, ठीक है। A ने लेट से मोशन को ख़त्म किया और B ने मोशन को पहले ख़त्म कर दिया, और A ने शुरुआत भी पहले की थी और ख़त्म भी पहले कर रहा है। B शुरुआत बाद में किया और ख़त्म जल्दी कर दे रहा है। तो कौन ऐसा ऑब्जेक्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, A जो है उसने मोशन शुरुआत जल्दी की थी और ख़त्म लेट से किया, जबकि B ने मोशन को लेट से शुरू किया था और मोशन को ख़त्म जल्दी कर दिया। तो कौन ज़्यादा देर तक चला होगा, A ज़्यादा देर तक चला होगा। देखिए वैसे भी टाइम जो है वो A का ज़्यादा है और B का टाइम कम है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इस तरह से दो ग्राफ्स दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा देर तक चला, तो आपको क्या करना है, आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को
टाइम एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करा देना है और फिर चेक कर लेना है कि किसका टाइम इंटरवल ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग कुछ एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा देर तक चला, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे इस तरह से बनाएंगे। तो ये इतने टाइम तक चला, ठीक है, इसका नाम ए दे देते हैं। और ये कितने टाइम तक चला, ये चला बड़े टाइम तक, बी टाइम तक चला है। तो जो बी है वो ज़्यादा देर तक मोशन किया, जबकि ए कम देर तक। तो इस तरह से हम लोग सिंपली देख करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब ये है कि किसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था। देखिए ये ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझते होंगे। पोजीशन जो होता है वो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है ये बताना है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन में जो बदलाव हुआ, जो चेंज हुआ, उसे कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट किसने ज़्यादा किया, मतलब किसने ज़्यादा अपना पोजीशन बदला है। तो देखिए किसने ज़्यादा बदला है। देखिए ए शुरू में कहाँ था, यहाँ था, इनिशियल पोजीशन ए का, और ये रहा ए का फाइनल पोजीशन, मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट इतु सा, ठीक है। बी का देखते हैं, बी यहाँ से शुरू किया और फाइनली कहाँ पहुँचा, यहाँ पे। पोजीशन में इतना चेंज हो गया, यानी बी जो है वो अपना पोजीशन में ज़्यादा बदलाव लाया, या यूँ कहें कि बी ने डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा किया, जबकि ए ने बहुत कम डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये सारी क्वेश्चंस थी। और एक आखिरी क्वेश्चन स्लोप के बारे में हमने पढ़ा था, आपको बताना है कि स्लोप किसका ज़्यादा होगा, ए का या फिर बी का। और यहाँ पे एक बात और, देखिए बी तो कम टाइम तक चला, ठीक है, बी ने मोशन को लेट से शुरू किया था और जल्दी ख़त्म भी कर दिया था, जबकि ए ने पहले ख़त्म किया था और लेट तक चला भी था। तो ए ने जब ज़्यादा टाइम तक मोशन किया तब भी वो कम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और बी जो है वो कम टाइम तक चल रहा है फिर भी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो ये तो अजीब बात है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा समय तक चला और कोई ऑब्जेक्ट कम समय तक चला, तो जो ज़्यादा समय तक चला वो कम चल रहा है, और जो कम समय तक चला है वो ज़्यादा चल रहा है। तो ये कैसे हो जा रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब जो स्पीड है वो कम टाइम तक चलने वाले ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी जो है वो कम टाइम तक चला है, ज़्यादा चला है, यानी बी का स्पीड ज़्यादा होगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो स्लोप वाली बात याद रखिए, याद कीजिए। स्लोप के बारे में हमने बताया था, स्लोप जिसका ज़्यादा होता है उसका स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ए का जो स्लोप है वो तो कम है, हमने बताया था स्लोप क्या होता है, ढलान। तो ए का स्लोप कम है, जबकि बी का स्लोप ज़्यादा है, यानी बी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होगा। अब देखिए ए का जो स्लोप है बहुत कम है। हमने एक ग्राफ पढ़ा था कल, सीधा सीधा जब हम लोग टाइम एक्सिस के स्ट्रेट पैरेलल में एक लाइन खींचते थे। ये किसका ग्राफ था, शायद आपको याद हो, ये रेस्ट का ग्राफ था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पोजीशन ही नहीं बदल रहा है, इस जीरो टाइम पे भी यही था, इस टाइम पे भी यही है, मतलब जितना भी टाइम है हर टाइम पे ये वहीं का वहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्लोप है, इसका जो ढलान है वो कितना है, कुछ ढलान है क्या, कोई ढलान नहीं है, कुछ ढलान ही नहीं है, वो एकदम प्लेन है। क्या इसे कोई ढलान कहेंगे, नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये जब कोई ढलान नहीं है इसका मतलब इसका स्लोप क्या है, ज़ीरो है। और हमने अभी जाना था, कल जाना था कि ये रेस्ट में है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि उसका स्पीड भी ज़ीरो है। तो यहाँ पे स्लोप और स्पीड देख रहे हैं कैसे रिलेट हो जा रहा है, स्पीड भी ज़ीरो है और स्लोप भी ज़ीरो। तो स्लोप डायरेक्टली हमें स्पीड के बारे में बताता है। अभी और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, थोड़ा देर बाद। अब यहाँ पे आपको दो स्लोप्स दिए हुए हैं, दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किसका जो स्लोप है वो ज़्यादा है। तो ध्यान से देखिए ये दोनों ग्राफ्स को, किसका स्लोप ज़्यादा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से तो ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है अगर तो स्लोप क्या होंगे, ढलान क्या होगा, इक्वल होगा। जितना जल्दी इससे ऑब्जेक्ट गिरेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रख दे तो वो जितना जल्दी यहाँ स्लाइड करेगा उतना जल्दी यहाँ पे स्लाइड करेगा। ये लेंथ को हमको नहीं देखना है, लेंथ को हम लोग को नहीं देखना, हम लोग को बस देखना है कि ये कितना ज़्यादा ढलान है, ठीक है, कितना ज़्यादा ये खड़ा है या कितना ज़्यादा ये सुधा हुआ है, ठीक है। तो
यहाँ पे स्लोप दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, या फिर यूँ कहे कि दोनों का जो स्पीड है वो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने जाना था कि स्लोप जो है वो डायरेक्टली हमें स्पीड के बारे में बताता है। अब यहाँ पे एक बात और है कि अगर कोई दो ग्राफ रहे, ठीक है, कोई दो ग्राफ है, यही मान लेते हैं या कहीं और मानते हैं, कोई दो ग्राफ है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों पैरेलल थे। पैरेलल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों का स्पीड सेम है और दोनों का पोजीशन देखिए अलग अलग है, ठीक है। इसने शुरुआत किया था यहाँ से, इसने शुरुआत किया था यहाँ से, इसने ख़त्म किया यहाँ पे और इसने ख़त्म किया लगभग इसके थोड़े से नीचे, ठीक है। अगर कोई दो ग्राफ है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है, देखिए कि इस टाइम पे दोनों का पोजीशन सेम है, यानी जब भी दो ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर दे तो हमें ये समझना है कि दोनों उस वक्त वहीं पे हैं, एक ही जगह पे, दोनों का पोजीशन सेम है। इंटरसेक्टिंग ग्राफ्स का यही मतलब होता है। अब इसके बाद फिर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ देखिए मैंने जो बनाया है ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे जो ये इंटरवल हमने लिया, यहाँ पे वही चीज़ है, टाइम है और यहाँ पे पोजीशन, टाइम और पोजीशन। तो यहाँ पे जो हमने ये गैप लिया है टाइम इंटरवल का वो इक्वल लिया है, बिल्कुल स्केल से अच्छे से कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे जो गैप है टाइम इंटरवल का वो हमने इक्वल लिया है। तो जैसे अगर यहाँ मान लीजिए 1 सेकेंड है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा गहराई से देखेंगे, गौर से देखेंगे, एनालाइज करेंगे यहाँ पे कि हर टाइम इंटरवल में पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हर टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला टाइम इंटरवल 0 से लेके 1 सेकेंड, इसके बीच जो पोजीशन हुआ वो कितना चेंज हुआ हम लोग पहले ये देखते हैं। तो देखिए शुरू में ऑब्जेक्ट कहाँ था, 0 पे था, इसे भी हम लोग कुछ नाम देते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। देखिए फर्स्ट में 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, ओरिजिन पे था, मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे हम लोग 0 ले लें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचा, 1 पे, ठीक है, 1 पे पहुँच गया, यानी ये कितना चला, कितना अपना पोजीशन बदला, 1 मीटर बदला, ठीक है। फिर देखिए 1 से 2 मीटर पे हम लोग देखते हैं कि कितना पोजीशन, 1 पे कहाँ था, 1 पे था, ठीक है। दूसरे सेकंड पे कहाँ पहुँच गया, 2 पे, यानी 1 सेकंड बाद ये कहाँ पहुँच गया, 2 पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं तीसरे सेकंड पे कहाँ पहुँच गया, 3 पे पहुँच गया, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में ये 1 मीटर अपना पोजीशन बदल ले रहा है। इससे तो यही पता चल रहा है हमें, इस ग्राफ से हमें यही पता चल रहा है कि हर 1 सेकंड के इंटरवल के बाद वो 1 मीटर और ऊपर उठ जा रहा है, 1 मीटर, ठीक है। 1 सेकंड हुआ 1 मीटर ऊपर, ऊपर मतलब यहाँ पे ग्राफ में ऊपर, एक्चुअली में तो ये एक ही डायमेंशन में चल रहा है, लेकिन ग्राफ में हम लोग देख पा रहे हैं कि वो 1 मीटर जो है वो ज़्यादा चल रहा है, 1 मीटर अपना पोजीशन बदल रहा है हर सेकंड में। तो आपको थोड़ा याद हो अगर यूनिफॉर्म मोशन का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हमने यही पढ़ा था कि जब कोई मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम्स में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगर 1 सेकेंड हुआ तो वो 1 मीटर चला, फिर अगले सेकेंड 1 मीटर, फिर अगले सेकेंड 1 मीटर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और याद हो आपको कि यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता था वो नहीं बदलता था, यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता था वो क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो इसलिए ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का है। मतलब ये कि यहाँ पे आप 0 टाइम पे देखिए या 5 सेकंड पे, कहीं पे भी देखिए, किसी भी टाइम पे देखिए, जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा वो हर टाइम पे क्या होगा, सेम होगा। और अगर ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन थोड़ा और ऊपर होता तो देखिए अभी 1 सेकेंड के इंटरवल में ये 1 मीटर चला था, लेकिन वो ब्लू वाला जो वो कितना चल जाएगा, देखिए ये एक्स्ट्रा चल जाएगा ना, थोड़ा सा और ज़्यादा चल जाएगा। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि स्लोप बढ़ गया, और स्लोप बढ़ गया तो फिर स्पीड बढ़ गया,
तो 1 सेकंड में जिसका स्पीड ज़्यादा है वो तो ज़्यादा चलेगा, तो ये बात यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये कि ये भी जो होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी यहाँ पे भी हर टाइम पे जो स्पीड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे जितना यहाँ इंक्रीमेंट हुआ उतना ही यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, उतना ही यहाँ इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, फिगर में हो सकता है थोड़ा अच्छा से नहीं एग्जैक्टली पता चले, लेकिन यही हो रहा है कि हर टाइम इंटरवल में वो जितना चल रहा है, वो जितना बढ़ रहा है आगे, वो डिस्टेंस या यूँ कहें कि वो चेंज इन पोजीशन हमेशा क्या है, सेम है। मतलब हमें ये बात अब अच्छे से याद रखना है कि जब भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो हमें समझ जाना है कि जो स्पीड है वो नहीं बदल रहा, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक ग्राफ है कि पहले जो मोशन था स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। फिर टाइम थोड़ा सा और बदला और ये अभी भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसने अपना स्लोप बदल लिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्लोप है बाद में क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब स्लोप बढ़ गया होगा तो इसने फिर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, स्पीड बढ़ गया होगा, क्योंकि यानी पहले टाइम में, पहले वाले टाइम इंटरवल में ये धीरे में चल रहा था और बाद वाले टाइम इंटरवल में ये और तेज़ी से चल रहा था। अब एक और ग्राफ देखिएगा सारा चीज़ कनेक्ट होगा, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। पहला कुछ टाइम इंटरवल तक कुछ इस तरह से चला, फिर एक स्ट्रेट लाइन और फिर एक स्ट्रेट लाइन, ये 3 टुकड़ों में, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन है यानी स्पीड सेम है, यहाँ पे भी स्ट्रेट, मतलब तीनों इंस्टेंट्स, तीनों टाइम इंटरवल्स में जो स्पीड है वो सेम है। लेकिन यहाँ पे स्पीड कम था, फिर स्पीड थोड़ा सा बढ़ा और फिर और बढ़ा, यानी स्पीड लगातार बढ़ रहा है। तो ये था स्ट्रेट लाइंस के कारण। अब यहाँ पे मैं कुछ कर्व, आपको अब स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहा हूँ, अब आपको एक कर्व लाइन दे रहा हूँ और आपको बताना सोच के कि स्पीड के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, कि स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये कर्व है। तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 टुकड़ा था, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइंस थे, यहाँ पे 3 स्ट्रेट लाइन हुए। हम लोग ऐसा भी तो फिगर बना सकते थे, यहाँ पे 1 स्ट्रेट लाइन, फिर 2 स्ट्रेट लाइन, फिर 3 स्ट्रेट लाइन, फिर 4 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये देखिए ये थोड़ा इससे रिसेंबल कर रहा है ना, थोड़ा इसके जैसा मिल रहा है ना, यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये है कर्व लाइन। लेकिन एक छोटे इंटरवल के लिए अगर हम लोग देखें, एकदम छोटा इंटरवल, तो ये लगभग हमें एक स्ट्रेट लाइन का टुकड़ा मिलेगा, एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन का टुकड़ा। और वो स्ट्रेट लाइन का जो टुकड़ा है वो अपना स्लोप क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। हर टाइम इंटरवल के बाद वो जो स्लोप है वो थोड़ा बढ़ते जा रहा है, यानी स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यानी अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ये सारे पोजीशन टाइम ग्राफ की ही बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो यानी यहाँ पे ये जो चीज़ है वो ये बता रहा है कि टाइम के हिसाब से स्पीड भी बढ़ रहा है। पोजीशन तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, पोजीशन बढ़ रहा है, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, साथ साथ स्पीड भी बढ़ रहा है। सिमिलरली आपको अब प्रेडिक्ट करना है कि इस ग्राफ में स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। ध्यान से सोचिएगा, उसके बाद फिर मैच कीजिएगा, देखिएगा आंसर मैच करता है या नहीं जो आप सोच रहे हैं वो। कैसे ऐसे सोचेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग सोचेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, कि ये हम लोग मानेंगे नहीं कि एक कर्व, हम लोग क्या बोलेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन के टुकड़ों से बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट लाइंस के टुकड़े से। तो वो स्ट्रेट लाइंस का जो टुकड़ा है वो सोचिए उसका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। टाइम बढ़ने पे जो स्लोप है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, तो वो स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा झुकते जा रहा है, तो स्लोप तो घट रहा है, स्लोप घट रहा है यानी स्पीड घट रहा है। यानी ऐसा ग्राफ अगर हमें दिखाई दे कभी, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं
बिना कुछ डेटा देखे हुए कि ये जो है ऐसा मोशन होगा जहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा था। और एक दो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर ले। इस ग्राफ में बताइएगा। अच्छा पहले इस ग्राफ का मतलब, ये स्ट्रेट है, अभी पूरा स्ट्रेट है, कोई कर्व नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, ये फिर से वही है, पोजीशन और टाइम ग्राफ, ये हमने कल भी पढ़ा था। तो इसका मतलब यही है कि देखिए पहले ये ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ था, फाइनली ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ऑरिजिन से ये क्या होते जा रहा है, नज़दीक होते जा रहा है। पहले यहाँ था, फिर फाइनली यहाँ आ गया, यानी ऑरिजिन से तो नज़दीक आ गया। तो ऑरिजिन के ये ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है, मतलब ऑरिजिन की तरफ आ रहा है। यहाँ पे जो स्पीड है वो भी, यहाँ पे जो स्लोप है वो भी हमें स्पीड के बारे में बताएगा। ये भी जितना ज़्यादा खड़ा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा इसका स्लोप होगा हम लोग समझ जाएंगे कि उतना ही तेज़ी से ऑरिजिन के पास आ रहा है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ दिया जा रहा है, इसके बारे में हमको प्रेडिक्ट करना है कि ये स्पीड इसका बढ़ रहा है या घट रहा है। स्पीड इसका ऑरिजिन की तरफ आते वक्त बढ़ रहा है या घट रहा है, सोचिए। फिर हम लोग इसे टुकड़ों में इमेजिन करेंगे, टुकड़ों में इमेजिन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़े तो ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आप लोग एक लाइन भी इमेजिन कर सकते हैं जो कि इस पॉइंट को छू करके जा रहा हो, ठीक है, इस पॉइंट को छू करके जा रहा हो, इस पॉइंट को छू करके जा रहा हो, ऐसा भी आप इमेजिन कर सकते हैं। सोचिए ये जो लाइंस है ये क्या हो रहा है समय के साथ, इसका जो स्लोप है वो तो बढ़ रहा है, वो ज़्यादा खड़ा होते जा रहा है, यानी यहाँ पे जो स्पीड है वो बढ़ रहा है। यानी अगर मान के चलिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ ऑरिजिन है, तो पहले जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे आ रहा था, फिर ज़्यादा तेज़ी से आ गया, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऑरिजिन के पास आ रहा था, फिर जैसे जैसे स्पीड हुआ, जैसे जैसे टाइम बीता, वो ज़्यादा तेज़ी से ऑरिजिन के पास पहुँच गया। उसी तरह दूसरा जो ग्राफ है वो भी देखिए और इसके बारे में प्रेडिक्ट कीजिए, क्या ख्याल है इसमें। फिर से वही सेगमेंट्स इमेजिन कीजिएगा, छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स, और नहीं तो फिर आप लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये लाइंस क्या हो रहे हैं, देखिए शुरू में ये ज़्यादा उठा हुआ था, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सो रहा है, यानी स्लोप घट रहा है। अच्छा ये भी तो ऑरिजिन की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये भी इसी तरह से है, ठीक है। शुरू में यहाँ पे दूर था ऑरिजिन से, फाइनली ऑरिजिन के नज़दीक आ गया। तो यानी यहाँ पे भी ये चीज़ ऑब्जेक्ट ऑरिजिन के नज़दीक आ रहा है, लेकिन अब जो है स्पीड उसका आते वक्त क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले तेज़ी से आ रहा था, फिर घट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ को देख के डायरेक्टली बता सकते हैं कि उसका जो स्पीड है उसमें क्या चेंज आ रहा है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अब इसके बाद फिर हम लोग कुछ ग्राफ्स, जैसे हमने कल किया था कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि हमने एक ग्राफ बनाया था सिंपली ऐसे, जो कि पैरेलल था पोजीशन एक्सिस की। इसके बारे में हमने बात किया था कि एक टाइम में क्या होता है, ये देखिए हर पोजीशन पे, हर जगह है। तो ऐसा तो बस भगवान हो सकते हैं, हमने बात किया था ऐसा ग्राफ के बारे में कि ऐसे ग्राफ पॉसिबल नहीं होते। तो और भी कुछ इस तरह के ग्राफ्स मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, जो कि आपको डिसाइड करना है, बताना है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। अभी तक तो सब अच्छे अच्छे ग्राफ थे, पॉसिबल हो रहे थे। तो आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये कुछ इस तरीके से, ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, गौर से देखिएगा। तो देखिए क्या ये बता रहा है, ये बता रहा है, अगर हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन में इमेजिन करें, इसके मोशन को कैसे कैसे ये मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, इसने पोजीशन जो है, जब ये इसने मोशन स्टार्ट किया तो कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक है, जो कि ओरिजिन से कुछ दूर पे है, ठीक है, कुछ दूर पे है, ओरिजिन से कुछ दूर पे इसने स्टार्ट किया। अब ये किधर चलना स्टार्ट किया, ओरिजिन के तरफ या ओरिजिन से दूर, ये सोचिए। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे हम लोग टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, पोजीशन क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यहाँ तक पोजीशन घट रहा है, उसका फिर पोजीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ इस टाइम तक ये जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन के नज़दीक जा रहा है, ओरिजिन के नज़दीक जा रहा है, नज़दीक जा रहा है। क्या ओरिजिन पार कर जाएगा, देखिए ओरिजिन के नज़दीक पहुँचा, ठीक है, यहाँ तक, उसके बाद फिर ये दूर भी जाने लगा।
तो ये ओरिजिन टच करके दूर जाने लगा या फिर ओरिजिन से पहले ही ये घूम गया, ये आपको देख करके बताना है ग्राफ। देखिए और बताइए। तो देखिए इस टाइम पे ये था कहाँ, जब ये घूमना स्टार्ट कर दिया तो फिर ये कहाँ था, यहाँ पे, जो कि ओरिजिन से कुछ दूर पे ही, यानी ये आया होगा ओरिजिन से कुछ दूरी तक आया होगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा और फिर यहाँ से ये वापस लौट करके दूर जाने लगा होगा। स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड क्या हो रहा होगा, देखिए स्लोप क्या हो रहा है, शुरू में ज़्यादा खड़ा था, ठीक है, फिर ये यहाँ तक लेट गया, पूरा सो गया, लेट गया, तो यहाँ तक इसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, क्योंकि स्लोप घट रहा है, तो यानी उधर जाते जाते ये क्या हो रहा होगा, कुछ धीमा होता जाएगा, कुछ इस तरह से धीमा, ठीक है, और फिर ये लौटने लगेगा और लौटने के वक्त क्या होगा इसका स्पीड में चेंज। देखिए यहाँ पे फिर से स्लोप के बारे में सोचिएगा क्या हो रहा है, ये तो खड़ा होते जा रहा है, ठीक है, यानी स्लोप बढ़ते जा रहा है, यानी स्पीड भी बढ़ेगी, यानी जब ओरिजिन से दूर जाएगा तो फिर ये स्पीड बढ़ने लगेगा। ओरिजिन की जब तरफ जा रहा तो धीरे 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 पहले तेज़ी से, फिर धीरे 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 होकर रुक गया और फिर इधर तेज़ी से समय के हिसाब से और तेज़ होते हुए ये ओरिजिन से दूर चला गया। तो ये ग्राफ क्यों नहीं पॉसिबल, इसमें तो कोई कमी हमें नहीं दिखाई दी, ये ग्राफ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट ग्राफ, इसके बारे में बताइए, ये भी वही है, पोजीशन टाइम। ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, तो देखिएगा, ये कोई ख़ास टाइम है, इस पे हम लोग जानना चाहते हैं कि इस टाइम में ये ऑब्जेक्ट है कहाँ। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन इस टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी तो है, इस टाइम पे, क्योंकि ये तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी, ये सब बाकी जगह पहले कभी ऐसा नहीं होता था, देखिए, ठीक है, एक टाइम पे ऑब्जेक्ट जो होता था वो एक ही जगह होता था, बस वो एक स्ट्रेट लाइन वाला केस था जो कि हमने इम्पॉसिबल घोषित कर दिया था, जिसे उसको छोड़ करके बाकी जगह ये एक ही जगह इंटरसेक्ट करता था, एक टाइम पे एक ही जगह होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक टाइम पे दो पोजीशन पे, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे दो जगह हो? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं, जब तक कि वो भगवान ना हो, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? ये भी है पोजीशन टाइम ग्राफ। सोचिए, आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप सोच पा रहे होंगे तो यहाँ पे भी पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ है। जब उसने स्टार्ट किया मोशन तो यहाँ था, फिर देखिए ये थोड़ा और दूर गया और दूर गया, दूर गया, दूर गया, इस पॉइंट तक, यहाँ तक ये ओरिजिन से क्या होते गया, दूर होते गया। इसके बाद फिर क्या हो गया, ये लौटने लगा। क्यों? क्योंकि देखिए पोजीशन इसका क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पोजीशन इसका घट रहा है, ओरिजिन के नज़दीक आ रहा है। ओरिजिन तक तो नहीं पहुंचा क्योंकि देखिए यहीं पे ये मोशन इसका ख़त्म हो गया, तो ओरिजिन से दूर से स्टार्ट किया, ठीक है। इसे एनालाइज करें अगर हम लोग इस मोशन को देखें अगर, तो ये ओरिजिन से कुछ दूरी से अपना मोशन शुरू किया और किधर गया, ओरिजिन से दूर या नज़दीक, तो पोजीशन तो बढ़ रहा है यानी दूर जा रहा है। जाते वक्त इसका स्पीड में क्या चेंज हो रहा था, स्लोप देखिए, स्लोप देखिए क्या हो रहा है चेंज, स्लोप जो है, ठीक है, स्लोप क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे पूरा लेट गया, तो यानी आगे जाते वक्त इसका जो स्पीड है वो घटते जा रहा है, ठीक है। घटते घटते क्या होता है, ये घटते घटते ये कहीं पे रुक जाएगा। ये एरो के बारे में हमने जाना था कि वेक्टर होता है, वेलोसिटी तो वेक्टर होता है ना, उसे हम लोग एरो से बता सकते हैं। एरो जितना ज़्यादा लंबा उसका मतलब कि उतना तेज़ी से जा रहा है। फिर यहाँ कम हो गया स्पीड, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे 0 हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये ओरिजिन की तरफ जाने लगा। ओरिजिन की तरफ जाते वक्त इसका स्पीड क्या हो रहा है देखिएगा, पहले ये यहाँ था कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे टुकड़ा तो लाइन का यही होगा ना, ये जो कि स्ट्रेट था, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो जो टुकड़ा था वो थोड़ा सा उठ गया, फिर थोड़ा सा और उठा, फिर थोड़ा सा और उठा, फिर थोड़ा सा और उठा, मतलब स्लोप बढ़ रहा है। और जब स्लोप बढ़े इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा।
तो यानी ये जब वापस आने लगेगा तो इसका जो स्पीड है वो तेज होने लगेगा, ठीक है। ओरिजिन तक नहीं पहुंच पाएगा, ओरिजिन से पहले ही ये रुक जाएगा। इसके बाद फिर ये एक ग्राफ है, इसके बारे में आप बताइए कि इसके बारे में क्या आपके ख्यालात हैं, सोचिए। पोजीशन टाइम है अगेन, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, किसी टाइम पे हम लोग देखते हैं, देखिए फिर से 2 पोजीशन आ गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये बस भगवान के लिए सही है, यानी ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में बताइए, इसके बारे में। तो यहाँ पे भी देखिए किसी एक टाइम में ये देखिए 2 जगह है, एक जगह 2 जगह, और कोई टाइम देखिए यहाँ पे भी देखिए 2 जगह है, तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये ग्राफ भी पॉसिबल। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे पोजीशन और टाइम के ग्राफ्स के एग्जांपल्स देख लिए, और अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ से उब चुके हैं, थोड़ा बोर हो चुके हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं अब कि पोजीशन के जगह कोई और नई क्वांटिटी ला रहे हैं, और बहुत सारा चीज़ लाया जा सकता है। अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट लाएंगे, उसके बाद फिर डिस्टेंस लाएंगे, फिर आगे जा कर के स्पीड और वेलोसिटी को भी वहाँ पे प्लेस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वांटिटी को थोड़ा चेंज करते हैं, और यहाँ पे पोजीशन को ना लिख करके अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। अब आपको वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर पोजीशन टाइम ग्राफ के जैसा सिमिलर एक ग्राफ अगर हम लोग ले, ऐसा ग्राफ हम लोग पहले देख चुके हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है, इस अंतर को हम लोग अच्छे समझते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा भी दे ही देते हैं। 1 मान लीजिए ये 1 मीटर है, फिर 2 सेकेंड पे ये 2 मीटर, फिर 3 सेकेंड पे ये 3 मीटर, कुछ इस तरीके से मानते हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो जानकारी है उसको अगर हम लोग 1 डायमेंशन मोशन में दिखाएं तो क्या क्या हमें पता चलता है, देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ और, पोजीशन टाइम ग्राफ में जब हम लोग वाई एक्सिस बना रहे थे तो ये चीज़ देखे थे हम लोग कि पोजीशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसे नीचे भी प्रोड्यूस करते थे। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या, सोचिए, याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसे नीचे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो उस नेगेटिविटी को दिखाने के लिए ये वाला जो इलाका है वो हमारे काम आएगा। लेकिन अभी जो हम लोग एग्जांपल लिए उसमें ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव ही इलाके में घूमेंगे अभी। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर से ही काम चला ले रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ये हो सकता है, पॉसिबल है। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका क्या मतलब है। तो देखिए 0 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, 0 पॉइंट है, ये वहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो 0 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। फर्स्ट सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, सेकेंड में 2 मीटर, थर्ड में 3 मीटर। अब देखते हैं हम लोग क्या इसका मतलब, 0 1 2 3 4 5 6। देखिए फर्स्ट सेकेंड तक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुका है, फर्स्ट सेकेंड तक 1 मीटर कर चुका है, लेकिन वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, या फिर यूं कहे कि अपना पोजीशन चेंज किया है 1 मीटर। अब वो पोजीशन बहुत तरीके से चेंज कर सकता है 1 मीटर। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट 0 पे हो और 1 सेकेंड बाद 1 पे आ गया हो, तो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। या ये भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट 3 पे हो और 4 पे आ गया हो, या ये भी हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट 5 पे हो और फिर 6 पे आ गया हो। सारे केसेस में, तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, 1 मीटर ही है। तो ये तो वही चीज़ बता रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें ऑब्जेक्ट के पोजीशन में क्या बदलाव आ रहा है उसके बारे में केवल बताता है। ऑब्जेक्ट शुरू में कहाँ था और फाइनली कहाँ पहुँचा, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देता है। याद कीजिए जब ये पोजीशन टाइम ग्राफ हुआ करता था
तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया था, इसमें इसका सीधा मतलब ये निकलता था 0 से 1 सेकंड के बीच में कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ है, ओरिजिन पे, और 1 सेकंड के बाद वो कहाँ आ गया, 1 मीटर पे, यानी ये वाला केस, यही केस पॉसिबल था। लेकिन ये जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि यही केस पॉसिबल, हो सकता है यहाँ हो, या फिर हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, कोई भी केस, कोई भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो कि 1 मीटर के इक्वल हो, कहीं पे भी हो सकता है। तो यानी ये हम लोग कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें पोजीशन टाइम ग्राफ के कंपैरिजन में थोड़ी कम जानकारी देता है, ये इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है। अब आगे एक और तरह का ग्राफ हम लोग पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट टाइम में। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग एक सिंपल ग्राफ से स्टार्ट किए थे, याद कीजिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। इसका क्या मतलब है, ये मान लीजिए 2 मीटर है, ये फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड। तो इसका क्या मतलब होता था, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या मतलब होता था, ये कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पे क्या है, रुका हुआ है, ठीक है, 2 मीटर पे रुका हुआ है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ पे मतलब बदलेगा। यहाँ पे क्या मतलब होगा, यहाँ पे इसका यही मतलब है कि 0 सेकेंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो चुका है, 2 मीटर हो चुका है। फर्स्ट सेकेंड में भी उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो चुका है, सेकेंड में भी 2 ही है, 3 में भी 2 है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो नहीं बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नहीं बदल रहा है। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, किस पोजीशंस पे हुआ है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। मतलब हो सकता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है 2 से 4 के बीच डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, 2 से 4 के बीच डिस्प्लेस किया होगा, तो कितना का हुआ डिस्प्लेसमेंट, 2 मीटर का हुआ, और बस ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिस्प्लेस करके रुक चुका है। क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट बदल नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट 2 का 2 है। इस केस में क्या हो रहा था कि डिस्प्लेसमेंट बदल रहा था। फर्स्ट सेकेंड में ये कितना चला था, 1 मीटर चला था, फिर अगले सेकेंड में और 1 मीटर चलेगा। अगर उसने इस केस में अगर 2 से स्टार्ट किया होगा, क्योंकि इसमें तो कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, इनिशियल पोजीशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अगर उसने 2 से शुरू किया होगा तो वो 1 सेकेंड में 3 पे गया होगा, फिर अगले सेकंड में 4 पे जाएगा, फिर अगले सेकंड में 5 पे जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ रही है हर सेकंड में। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं बदल रही, क्योंकि ये हो सकता है कि 2 से शुरुआत किया हो और 4 पे रुक गया हो सकता है कि 3 से शुरुआत किया हो और 5 पे रुक गया हो। उसके बाद फिर टाइम बीत रहा है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है। यानी कि ये डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और पोजीशन टाइम ग्राफ में, कि हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है ये हमें पता चल जाएगा, लेकिन कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से उसने शुरू की और कहाँ ख़त्म की, ये हमें नहीं पता चलेगा। तो ये एक कमी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। और इस तरह से जितने भी सारे ग्राफ से पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने जितने भी ग्राफ्स पढ़े थे, आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वैसे ही सिमिलर बना करके आप खुद से सोच सकते हैं। और अगर आप ये काम कीजिएगा, खुद से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्ट्रांग होगा। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और नई क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव आएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये ऐसा एक ग्राफ है, आपको बताना ये पॉसिबल है या नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ऐसा कोई ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ में भी हमने ऐसा ग्राफ्स देखा था, तो आपको बताना है कि ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। सोचिए। तो देखिएगा, हम लोग क्या करते थे, किसी खास टाइम पे देखते थे कि ये क्या बताता था, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या बताता था कि एक कोई खास टाइम है, उसमें इसका जो पोजीशन है वो 2 जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ। और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है फिजिकली कि कोई ऑब्जेक्ट 2 जगह हो एक समय में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये चीज़ पॉसिबल है क्या, सोचिए।
क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है उसका दो डिस्प्लेसमेंट हुआ हो? पॉसिबल है या नहीं? सोचिए कि एक ही टाइम है, मतलब 1 सेकेंड हुआ, वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर भी चला गया और 4 मीटर भी चला गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट एक ही समय के अंतराल में दो डिस्प्लेसमेंट्स नहीं कर सकता है, ठीक है? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और इस तरह के जितने भी ग्राफ्स थे, एक और ऐसा था, ठीक है? फिर एक जो भी जहाँ पे ये दो जगह इसे कट कर दे, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल एक लाइन खींचने पे दो जगह कट कर दे, ऐसे ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है। चलिए अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आते हैं थोड़ा सा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हमें सिंपली दिया हुआ हो, सबसे सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल ग्राफ तो यही था, ब्लू। तो इसका क्या मतलब होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कि जो ऑब्जेक्ट है वो 0 टाइम पे कहाँ है? 0 है, 0 पे है नहीं, 0 टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है वो 0 चला है, ठीक है? 0 डिस्टेंस कवर किया। टाइम बढ़ेगा तब भी डिस्टेंस का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, 0, ठीक है? टाइम बढ़ रहा लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। नेक्स्ट, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कुछ दूर चल करके 5 मीटर चला है और वहीं पे बस उसका रुक गया। 5 मीटर जैसे तैसे किधर भी जा सकता है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस है। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, किसी भी तरीके से 5 मीटर जा सकता है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट शुरू किया हो 0 से 2 तक गया हो पहले, फिर 2 से घूम करके 0 पे आया हो और फिर 0 से 1 पे गया होगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 2 गया तो फिर 2, फिर 2 से 0 आया तो फिर 2 यूनिट चला, और फिर 0 से 1 आया तो फिर 1 यूनिट चला, यानी टोटल वो 5 यूनिट्स चल चुका है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका डिस्टेंस 5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट चल करके ये रुका हुआ है। वही डिस्प्लेसमेंट, अगर इसी चीज़ का हम लोग डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? देखिए 0 से 1 है ना, तो ये नीचे ही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका ऐसा नहीं बनेगा। इसी मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 1 पे होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बस 1 हुआ है। तो ये अंतर होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। और भी बहुत सारे अंतर होते हैं, देखते रहिएगा। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस टाइम, तो इसका मतलब यही है कि समय बढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, वो डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है ना? इसका यही मतलब है। फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट शुरू में इतना दूर चला, फिर थोड़ी देर बाद एक्स्ट्रा और चला, फिर थोड़ी देर बाद और ऊपर, फिर थोड़ी देर बाद और ऊपर, मतलब डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट, ऐसे ग्राफ भी हमने पढ़े थे डिस्पोजिशन टाइम में। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 0 टाइम पे ये कुछ चला था, ठीक है? मान लेते ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, मतलब 5 मीटर ये चला था। 0 टाइम पे 5 मीटर चल चुका है। उसका टाइम बढ़ा तो ये इसका डिस्टेंस जो है वो घट गया, ठीक है? डिस्टेंस घट गया। फिर और टाइम बढ़ा तो और डिस्टेंस घट गया, फिर और टाइम बढ़ा और अंत में जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? पहले ये सोचिए, याद कीजिए डिस्टेंस का डेफिनेशन। डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट किधर भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है, तो उसका डायरेक्शन मैटर नहीं करता वो कहाँ जा रहा है, ठीक है? बस मैटर करता है कि वो कितना चला है। जितना वो चला है उस लेंथ को हम लोग नाप ले तो वो क्या होता है? डिस्टेंस। तो बताइए ये पॉसिबल है ये ग्राफ या नहीं पॉसिबल है? आप लोग आज इसी पे सोचिएगा कि ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है, और अगले वीडियो में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है,
और फिर डिस्टेंस टाइम के और भी नए नए ग्राफ्स हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल, नए ग्राफ्स में क्या क्या पॉसिबल होते हैं और क्या क्या इम्पॉसिबल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।